नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर से मुलाकात हो गई, भेंट हो गई। और मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक परमात्मा की, परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आज बात करने वाला हूँ मैं अस्त ग्रहों की। अस्त ग्रहों को लेकर बहुत भ्रांतियां हैं और होनी भी चाहिए। कारण क्या है कि मैं एक आध वीडियो मैंने पहले भी दिया है ग्रह के विषय में, लेकिन एक वीडियो में या 10 वीडियो में तो समेटा नहीं जा सकता इनकी स्थितियों को। और मैंने कहा कि भ्रांतियां हैं, तो मैंने कहा होनी भी चाहिए और होती भी है। क्या है कि कितना भी आप समझा दीजिए एक वीडियो में अस्त ग्रह के विषय में, बात कंप्लीट होती नहीं। लग्न कौन सा है, कहाँ का स्वामी होके कहाँ पे अस्त किया, घर तो 12 ही है, मगर गुणा करेंगे तो 44 होता है मसला, 12 से 12 को। तो लेकिन मैं सरल शब्दों में आपको आज, और जो आपके समझ में आए, और हर कुंडली में ग्रह तो 9 ही रहते हैं, सूर्य एक ही रहता है, और राहु केतु कोई अस्त करता नहीं। राहु केतु तो इसको मुसीबत में डाल देते हैं, सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। बाकी बचे ग्रह जो इसके द्वारा अस्त होते हैं। तो आज उस पर चर्चा करूं आगे विस्तार से, जब कहूं धारा प्रवाह तो अवरोध ना है। तो पहले ही प्रार्थना कर लेता हूं कि भाई जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, और जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आई बात करते हैं अस्त ग्रह की। अब देखिए अस्त ग्रह होता कैसे, सूर्य से। सूर्य के सिवा कोई अस्त ग्रहों को करता नहीं। सूर्य का प्रताप, प्रकाश इतना है कि सूर्य ही ब्रह्मांड को प्रकाश देता है, और सारे ग्रह इससे प्रकाशित होते हैं। तो अस्त कैसे होता है? अब जब ग्रह सूर्य के नजदीक आ जाता है तो दिखाई नहीं पड़ता। किसको? हमको, धरती से। तो उसे अस्त मानते हैं। वैसे देखा जाए तो दिन में सारे ग्रह अस्त होते हैं। सूर्य जब सुबह निकलता है तो उसके सामने ना तो चांद दिखता है, ना सितारे दिखते हैं, ना कोई ग्रह दिखता है। तो ऐसे तो दिन भर अस्त ही रहता है सारे ग्रह। लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। सत्यता जब ब्रह्मांड की हमारे ज्योतिषविदों ने, हमारे ज्ञानी ऋषि मुनियों ने जब समझी, तो उसका अलग अर्थ निकाला। तो अलग अर्थ निकाला क्या, अलग अर्थ है और वो सत्य है। तो अस्त तो करते हैं ग्रह, तो ग्रह घूमते रहते हैं। तो जब सूर्य के नज़दीक जो आ जाता है, अब ये चंद्रमा ही सबसे नज़दीक हमारे है, तो एक दिन पूर्णमासी बनती है तो सूर्य के एकदम ठीक सामने रहता है, 180 डिग्री पे। सूर्य यहाँ है, चंद्रमा यहाँ, आमने सामने। मगर एक दिन ऐसा भी आता है जब चंद्रमा अमावस्या का होता है, तो उसे उस दिन का अस्त मानिए आप। तो मानिए क्या, हो ही जाता है, क्यों दिखते ही नहीं सारी रात, ताक लगाए बैठे रहते हैं। और अनेक तीज त्यौहार भी पूरे विश्व में, कोई भारत की बात नहीं, पूरे विश्व में चंद्रमा से देखे जाते हैं। ये निकले तो तीज त्यौहार शुरू हों। अपने भारत में भी कई हैं, और अनेकों विदेशों में भी कई चंद्रमा से ही देखे जाते हैं। तो वो चलन पूरे विश्व में है, मगर अब हमारे ज्योतिष शास्त्र को उन्होंने थोड़ा हल्का बताया। तो हल्का नहीं बताया, उनको कोई ज्ञान नहीं था। अरे भाई, गोरे पे काली पोतना सामान्य विषय है ना। काले पे थोड़ी कोई काली पोतता है भाई साहब। तो अब गोरे काले का विषय यहाँ चेहरे से नहीं, यहाँ मेरा ज्ञान से विषय था। जहाँ ज्ञान रहता है वहीं अज्ञानी लोग पत्थर निकाली फेंकते हैं। तो वो विषय अलग हो जाता है। अब उसमें जाइए तो फिर कई लोगों को लगता है कि जैसे अपने देश के विषय में ज़्यादा बोल के बखान कर रहे हैं। छोड़ो विदेश को, तो कुछ तो अपने भी देश में लोगों को लगने लगता है। चलिए, तो चंद्रमा से कई
त्यौहार मनाए जाते हैं, मगर चंद्रमास्त होता है एक दिन, तो उसे अस्त कहिए या अमावस्या का चंद्रमा कहिए। तो मैं एक्चुअली अस्त तो नहीं कहता, लेकिन नहीं दिखता है तो उसे अस्त मानना ही पड़ेगा। अस्त का मतलब जो नहीं दिख रहा है। तो बाकी भी जो ग्रह अस्त होते हैं आपकी कुंडली में, तो देखिए कोई जरूरी नहीं कि अस्त ग्रह कुंडली में प्रभावहीन ही हो जाएगा, मगर आज उस विषय को छेड़ूंगा। मैं एक दिन आ जाऊंगा, एक दिन क्या मतलब आने वाले समय में आ जाऊंगा मैं, कि हर लग्न में मैं बता दूंगा कि 12 घरों में सूर्य अस्त करेगा तो क्या प्रभाव देगा हर घर पे। लेकिन आज कॉमन बात समझिए, बात यह है कि जो ग्रह अस्त हो जाता है सूर्य से, वो थोड़े तो प्रभावहीन हो ही जाता है, उसका प्रभाव कम अवश्य पड़ता है। और हर ग्रह की डिग्री अलग अलग होती है सूर्य से अस्त होने की। अब जैसे शुक्र और बुध तो जनरली आपने भी सुना होगा और थोड़ा बहुत जानते भी हैं समाज के लोग, सूर्य के ही नजदीक रहते हैं, तो इनके अस्त होने में प्रभाव मेरा मानना है कि थोड़ा कम पड़ता है, क्योंकि अगल बगल ही रहते हैं। लेकिन अगर अस्त नहीं है तो थोड़ा प्रभाव विशेष तो रहता है। तो आई बात शुरू की मैंने चंद्रमा से, तो स्टार्ट से चलते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब जब सूर्य मंगल को अस्त करता है, चंद्रमा के बाद मंगल, दिन वाइज ही चल देते हैं, सूर्य भी अस्त करेगा, अर्थात रविवार से बोला या फिर सोमवार आता है तो चंद्रमा को अमावस्या के विषय में बता दिया आपको। अब जब मंगल को अस्त करता है तो देखिए मंगल बहुत ऊर्जावान ग्रह है, और अग्नि तत्व भी है और ये सूर्य भी है। तो जो मंगल को अस्त करता है सूर्य, आप अलग अलग लग्नों में हो, अब लग्न का मालिक हो किसी का, मतलब जैसे मेष और वृश्चिक लग्न, वो अस्त होगा तो तकलीफ होगी थोड़ी, मगर जब मंगल को सूर्य अस्त करता है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं। मनुष्य ज़्यादा विवेकवान हो जाता है, क्रोध पे नियंत्रण हो जाता है उसका एक आयु के बाद। अब मंगल में ऊर्जा तो है, बचपना तो बचपन ही सबका होता है, उसमें मंगल बुध कम देखिए, ज़्यादा ग्रह खराब होते तो ही कोई बच्चा पीड़ित दिखता है, वरना मैंने तो सभी साधारण रूप से हरी लग्न के बच्चों को खेलते कूदते देखा है भाई, 8-10 साल की उम्र तक। अब एक आध की विषय अलग हो जाता है, थोड़ा प्रभाव तब ज़्यादा पड़ने लगता है जब आयु बढ़ने लगती है। तो एक आयु तक ऊर्जावान रहते हैं, लेकिन उसके बाद समझदार हो जाते हैं, ज़्यादा झगड़ालू प्रवृत्ति या नहीं रहती है मंगल के अस्त होने से। तो ये अब अवगुण मानिए या गुण मानिए, दोनों बातें हैं। हर ग्रह की अपनी एक विशेषता होती है। बुध के विषय में बता ही चुका हूँ, लेकिन फिर भी दोहरा देता हूँ। बुध नज़दीक ही रहता है सूर्य के, बुध के साथ बैठते तो बुध आदि दियों के लोग चिल्लाते जरूर, लेकिन मैंने इतना फलित होते कहीं देखा नहीं। हाँ, अगर बुध अस्त नहीं है एक ही घर में बैठ के, और देखिए 10 डिग्री का कम से कम फासला होना चाहिए। अब 10 डिग्री मतलब हर ग्रह 30 डिग्री का होता है एक घर में, तो अब मान लीजिए कि बुध 5 डिग्री का है तो सूर्य को 15 डिग्री का होना चाहिए, या बुध 10 डिग्री का है तो सूर्य को 21 डिग्री का अवश्य होना चाहिए, 10 डिग्री फासला रहेगा लमसम। तो ये बुध अस्त होते हुए मैं अस्त नहीं मानता हूँ, अपना अपना देखिए नजरिया है इसमें। कुछ लोग शास्त्रों में और नज़दीक आ जाए तो अस्त मान देते हैं, और थोड़ा दूर और दूर भी रहे तो अस्त मान लेते हैं, विषय अलग अलग है। शुक्र और फिर गुरु आता है। अब देखिए गुरु का अस्त होना बहुत बुरी बात है, कुंडली में गुरु अस्त नहीं होना चाहिए, मेरा अपना मानना है। जब गुरु अस्त हो जाता है तो कई बार बहुत चीज़ों पे दिक्कतें खड़ी कर देता है। दिक्कत क्या है कि ये तो सूर्य से दूर है, ऊपर से ये गुरुओं का भी अर्थात देवों को भी गुरु माना जाता है, अर्थात विवेकवान है, बुद्धिमान है, ऑक्सीजन का कारक है, अनेक गुण हैं इसमें। जैसे अपने धरती पे गाय माता के 32 गुण बताए गए हैं, उनका मूत्र और गोबर भी, जिसको मल बोलते हैं,
संसार में और किसी प्राणी का, मतलब इवन कि मनुष्य का भी काम का नहीं आता है। तो वो जो गाय है वो 32 गुणों को लिए हुए, उसका मूत्र और गोबर भी उपयोगी होता है। वैसे ग्रहों में मैं गुरु को मानता हूँ। तो गुरु जो है ग्रहों में करिश्मा है, गुरुत्वाकर्षण इसी से बोलते हैं। अरे भाई चलिए, हमारे भारत में बोला, अंग्रेजों ने भी समझा तो कम से कम ग्रेविटी शब्द उन्होंने भी तो निकाला। तो गुरु ग्रेट है, इसका अस्त होना अच्छी बात मैं नहीं मानता। लेकिन कुछ लोगों में खराब फल देता है या कुछ गलत जगहों पे जाके अस्त होता है तो बुरी बात नहीं। हाँ, और ग्रह बहुत नजदीक जब आ जाता है अस्तों तो उसके भी एक अलग करिश्मे है, उसमें आ जाऊंगा तो फिर वो विषयांतर हो जाएगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, गुरु का अस्त होना अच्छी बात नहीं है। ज्यादातर कुछ परिस्थितियों में ठीक भी, हालांकि वो 11 डिग्री के आसपास मानते हैं, 11 डिग्री का दोनों का अंतर होगा तो ये अस्त होता है गुरु, वरना दूर रहे थोड़ा सा नहीं अस्त होता है। एक घर में ही है तो क्या फर्क। कई बार ग्रह एक घर में दिखता नहीं तो भी अस्त होता है। तो अस्त की अनेक परिभाषा, इसीलिए मैंने शुरू में बोला भ्रांतियां भी अनेक, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। अब गुरु के बाद शुक्र आता है, शुक्र भी बोला मैंने, शुक्र भी नज़दीक ही रहता है सूर्य के। तो ये भी जैसे बुध की मैंने बात की 9-10 डिग्री, 9-10 डिग्री के आसपास तक ये भी अस्त नहीं माना जाता अगर सूर्य के 9-10 डिग्री से दूरी बना के रखा है। अर्थात मान लीजिए सूर्य 10 डिग्री का है, सॉरी ये 10 डिग्री का और सूर्य 19 डिग्री का है, तो इसे अस्त नहीं माना जाएगा। अस्त आपको उसमें दिखेगा, किसमें, जो कुंडलियाँ आती कंप्यूटराइज, क्योंकि वो तो मान के चलते 12 से 15 डिग्री उनका स्टैंडर्ड टाइम। एक्चुअली अस्त भी होता है, लेकिन आप देखिए दुनिया में शोध होते रहते हैं। शोध कैसे होता है? प्रैक्टिकल चीज़ों से। आपने 50 कुंडली देखी, उसमें इतना प्रभावशाली नहीं रहा तो उसमें बदलाव आएगा, और वो चीज़ चलती रहती निरंतर, लेकिन फिर भी बेसिक नहीं बदलता। मैं हर वीडियो में अगर बात किसी नए विज्ञान ज्ञान की देता हूँ तो ये लाइन अवश्य क्लियर कर देता हूँ कि बेसिक नहीं बदलता। अब आती है बात शनि की। शनि 15 डिग्री के आसपास अस्त हो जाता है, अर्थात 15 डिग्री से कम अंतर हुआ तो वो अस्त माना जाता है, क्योंकि सूर्य पहले, माफ कीजिएगा, शनि पहले से निस्तेज ग्रह है, सबसे दूर है किससे, सूर्य से। वो पहले से ही बड़ा शिथिल और शीतल ग्रह, पकड़िए उसको। जो सूर्य से जितना ग्रह दूर रहेगा उसमें उतनी ऊर्जा कम रहती। वो शनै शनै घूमता है, शनै। अब भाई शनै का मतलब क्या होता है? उसका नाम ही शनि महाराज कर दिया, शनै शनै मतलब धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। तो वो जब ये, इसलिए वो 15 डिग्री पे अस्त हो जाते हैं, मतलब दूरी होने के बावजूद भी सूर्य से। मगर सबसे ज़्यादा नुकसान जब उन्हें मौका मिलता है सूर्य को ही पहुंचाते हैं कुंडली में, एक घर में आके भी पहुंचाते हैं। और दृष्टि डाल दी तो माशाअल्लाह, जैसे वर्तमान में आजकल चल रही है। मैंने सबको आगाह किया कि 15 मई से 15 अप्रैल तक का समय अच्छा नहीं, बम विस्फोट होंगे, पिस्तौलें चलेंगी, बारूद उठेगा, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, अग्नि लगेगी, अग्निकांड बहुत होंगे अचानक। सबको अपनी अपनी पड़ी है। मेरा उस वीडियो नहीं देखा किसी ने, कुछ लोगों ने देखा, कुछ तो देख ही लेते। अब वो ग्रह गोचर खराब है वर्तमान की 15 मई से, सॉरी 15 अप्रैल से 15 मई तक जो ये स्थिति, और किसी भी लगन के लिए अच्छे नहीं। विस्फोटक है भाई, सूर्य उच्च का है, मंगल की राशि में और शनि की दृष्टि है। चलिए, अब पता नहीं कहाँ से बात याद आ गई, तो समझाया मैंने। तो इनकी दृष्टि खतरनाक होती, बाकी अस्त हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ठीक ही। अगर 1-2 लग्नों को छोड़ दिया जाए शनि महाराज को, तो ये जितने कुंडली में कमजोर रहते हैं उतना दुखदाई कम होते हैं मानव जीवन के लिए। मगर ये सूर्य के साथ बैठ जाते तो सूर्य अस्त करता है तो भी सूर्य शनि लफड़े का, लफड़ा शब्द इस्तेमाल मुंबई में करते हैं, लेकिन परेशानियों का सबब तो बना ही देते हैं।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, अस्त की भी कई विधाएं हैं। कौन सा ग्रह आपका अस्त हुआ है, कितना निस्तेज होगा, कितना प्रभावशाली होगा या कितना अप्रभावशाली हो जाएगा आपकी कुंडली में। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि अस्त हुआ ग्रह निष्क्रिय हो जाता है, निष्प्रभाव हो जाता है, ऐसा नहीं। किसी भी कुंडली में कोई भी अस्त ग्रह पूरी तरीके से अक्षम नहीं रहता, ऐसा नहीं है। एक आयु के बाद, एक स्थिति के बाद कोई भी अस्त ग्रह अपना हुनर, अपनी स्थितियों को स्पष्ट अवश्य करता है। कारण क्या है कि उसकी अपनी एक, अब जैसे आप ये मानिए कि आप अचानक अंधेरे में थे और अचानक धूप में आए तो आपकी आंखें चौंधिया जाते हैं, आपको दिखता नहीं। अगर थोड़े समय के बाद स्थिर रहते हैं तो आपको नजर आने लगता है। तो कुछ अस्त ग्रहों की स्थिति ऐसी है। अब उसमें डिग्रियां भी देखनी पड़ती हैं, किसकी, ग्रहों की, कि कौन बाल है, कौन कुमार है, कौन युवा है, कौन मृत है, कौन वृद्ध है, कौन मृत है, वो सब भी देखनी पड़ती है। देखिए, मैंने इसीलिए कहा ना कि एक विधान नहीं होती है कुंडली देखने की। कितने अनेक बातें हैं 12 घर और 9 ग्रहों में, और सब के सब बातें प्रभावशाली होती, सिवाय इसको छोड़ के ये आदमी ग्रह स्थिति को कम बताए और पूजा पाठ का धंधा ज़्यादा बताए, वो विषय बात का, वो मेरा विषय नहीं। तो वो भी होता है ब्रह्मांड में, वो भी लिखा है सबके जीवन में, सबको भगवान ने अपनी अपनी रोजी रोटी दे रखी है। लेकिन कुछ कार्य रोजी रोटी कमाने भर के लिए नहीं होते, उनको आदर सम्मान से देखा जाता है। तो उसका कारण दूसरा है ना, उनमें एक ज्योतिष भी, तो उसको आदर सम्मान से ही रहने दिया जाए। 1 रुपये कम मिले मगर सम्मान अधिक मिलता है तो उस 1 रुपये को छोड़ देना चाहिए, मेरा मानना है। बाकी संसार है, सबकी अपनी अपनी रुचि। तो आज आइए, मैंने अस्त ग्रहों के विषय में बात की। आगे भी ये सिलसिला मैं रखूँगा, कोशिश करूँगा मैं हर लग्न में बताऊँ 12 घरों में ग्रह अस्त होते हैं और कौन सा ग्रह अस्त होता है किस लग्न में, तो क्या ज़्यादा प्रभाव देता है, क्या कम देता है, या कई बार वो अच्छा प्रभाव दे जाता है, तो कई बार नहीं, अक्सर दे जाता है, ऐसा नहीं। इसलिए वो किसी न किसी कुंडली में आप देखें कुछ न कुछ ग्रह अस्थि हो जाते हैं। 80% तो मैंने देखा है, कोई ना कोई ग्रह मिल जाता है। 20% कुंडलियाँ छूट जाए जिसमें कोई ग्रह अस्त ना हो, विषय लगे, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं कि 80% लोग तरक्की नहीं करते, करते हैं भाई। तो वो खाली अस्त ग्रहों की वजह से नहीं करते, ऐसा नहीं। हमने कहा एक आयु के बाद हर एक चीज़ का अपना नियंत्रण है सृष्टि का, वो ग्रहों से ही है, वो सब होता है। अब उसमें ज़्यादा ज़्यादा चर्चा करने जाए तो फिर कहा ना वीडियो बहुत विस्तार पाने लगता है। तो आइए मिलते हैं किसी और विषय को लेके। आगे भी जब भी मौका मिलेगा तो मैं अवश्य आ जाऊँगा सब लग्नों पे, और कहाँ का स्वामी हो, कहाँ अस्त करता है, वो भी बड़ा मायने रखता है। लेकिन आज तो मैंने आपको ग्रहों के अस्त होने की स्थिति बताई, और ये ऐसा नहीं कि ये गलत बताइए, नहीं, बिल्कुल 100% सही है। जब आप ग्रह अस्त हो जाता है तो वो थोड़ा निष्प्रभावी अवश्य होता है। तो मैंने बताया ना कौन सा ग्रह अस्त होता है तो कितना प्रभाव देता है। मैंने विशेष रूप से गुरु को कहा कि ये ना अस्त हो तो अच्छा है। बाकी अस्त होते हैं तो वो भी निष्प्रभावित होते हैं, लेकिन ठीक है, वो सामंजस्य मिल जाता है, बैठाया जा सकता है। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि भाई जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, उससे हमें बल और शक्ति मिलती जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए मिलते हैं, नमस्कार।